हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स एंड लास्टली हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना ज्यादा जरूरी है। कारण इसका यह है कि आज के वीडियो की इंपॉर्टेंस इसलिए भी आपके लिए ज्यादा है क्योंकि ये क्लास 11th में आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एनटीएससी, केवीपीवाई और एनएसईजेएस ओलंपियाड्स में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है कि ट्यूनिंग फॉर्क है क्या। ट्यूनिंग फॉर्क एक प्रॉन्च शेप्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने पे यूज होता है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मोर और लेस इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। ऐसे ये टू प्रॉन्च्ड है इसके, और यहां पे एक हैंडल लगा होगा, और इसके बाद में इसको जब हम हैमर करते हैं एक रबर पैड पे तो ये एक सेट फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। अब आगे चल के हम समझेंगे कि ये वाइब्रेशंस कैसे ट्रांसफर होते हैं मीडियम पे जब ये वाइब्रेट होता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, अ ट्यूनिंग फॉर्क is a two-pronged instrument used to tune musical instruments a vibrating fork, a vibrating tuning fork is a source of alternate compressions and rarefactions in the medium। अब ये जो वाइब्रेटिंग प्रॉन्च्ड ट्यूनिंग फॉर्क है, ये क्या करेगा? ऑल्टरनेट कंप्रेशन और रेफेक्शंस मीडियम पे प्रोड्यूस करेगा। अब हमारा ये जो टू प्रॉन्च्ड ट्यूनिंग फॉर्क है, इस पे कुछ नंबर्स मेंशन होते हैं, लाइक 256, 384, 512। तो ये जो नंबर्स हैं, ये बेसिकली नंबर्स क्या बताते हैं कि ये किस फ्रीक्वेंसी का डिस्टरबेंस, किस फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन मीडियम पे प्रोड्यूस करने वाला है, राइट? इट हैज नंबर्स लाइक 256, 384 and 512, which represent the frequency of waves which are
produced by this instrument. तो इस तरीके से ये जो नंबर है ये इसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं जो कि मीडियम पे ये वाइब्रेशंस या वाइब्रेटिंग वेव डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं तो इस पे बेसिकली अगर हम देखें कि इस पे कैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं तो एक ये जो वाइब्रेटिंग प्रॉन्च है, ये वाइब्रेटिंग प्रॉन्च के कांटेक्ट पे जो एयर होगा वो एयर को ये क्या करता है, कंप्रेस करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। और प्रेशर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर है, ये कंप्रेस्ड एयर क्या होगा, वहां पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा उस मीडियम के उस पॉइंट पे जहां पे ये वाइब्रेटिंग प्रॉन्च कंप्रेस कर रहा है उस एयर को जो इसके कांटेक्ट पे है। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा, उस वेव को उस डायरेक्शन पे प्रोपगेट करने के लिए कंपेल करेगा। तो इस तरीके से एक वाइब्रेटिंग प्रॉन्च एयर पे कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है और वो कंप्रेशन क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेव प्रोपगेट होती है मीडियम पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा अगला टॉपिक है साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। तो जिस मीडियम पे साउंड ट्रेवल करता है उस मीडियम को हम कहते हैं मैटर और मटेरियल मीडियम। अब उस मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको सूटेबल बनाती है साउंड के ट्रेवलेंस के लिए। लाइक मीडियम हैज टू बी इलास्टिक। अब हम आगे बात करें तो साउंड पे बेसिकली हमें ये दिखाना है इस टॉपिक पे कि साउंड को अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं और समहाउ अगर वो मीडियम जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम अगर एब्सेंस हो जाए उस प्रोपगेशन के ड्यूरेशन पे, तो साउंड क्या चल पाता है, क्या हम उस साउंड को सुन पाते हैं। तो इसको हम समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि वो एक एक्टिविटी क्या है। सपोज हमारे पास में एक ऐसा वेसल है, एक ग्लास जार है और उस ग्लास जार पे हमने यहां पे क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक बेल, यहां पे इलेक्ट्रिक बेल हमने ऐसी डाल रखी है और यहां पे हमने एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। इसके बाद में इस इलेक्ट्रिक बेल का कनेक्शन बैटरी से करने के लिए आपने 2 वायर निकाल दिए एंड इसको आपने क्या किया, एक कॉर्क से एयर टाइट कर दिया। कॉर्क से इसको आपने एयर टाइट कर दिया। अब इसके बाद में ग्लास जार, इलेक्ट्रिक बेल, वैक्यूम पंप, सर्किट, comprising बैटरी। चलिए हम सर्किट नहीं बना रहे हैं। अब यहां पे जैसे ही आप स्विच को प्रेस करेंगे करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक बेल बजना चालू होगी और हमें यहां से साउंड सुनाई देगा। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस वैक्यूम पंप को स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर की एयर को हम निकालना चालू करते हैं और जैसे जैसे इसमें से एयर निकलती जाएगी वैसे वैसे हमें जो साउंड की इंटेंसिटी है, साउंड की लाउडनेस है, वो हमें डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो और जब ये कंप्लीटली इसमें से एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एयर बाहर निकलती होगी और हमें इंटेंसिटी जो सुनाई दे रही है साउंड की इलेक्ट्रिक बेल की,
वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती हुई, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमें बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाएगा। वो टाइम ऐसा होगा जब इसके अंदर एक भी एयर की प्रेजेंस नहीं होगी, जो ये प्रूव करता है कि साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स ट्रेवल, फॉर इट्स प्रोपगेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब जो वेव चलती है उस वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ उसके फीचर्स हैं जो हमें समझने की ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज वेवलेंथ, मतलब जो वेव को कैरेक्टराइज करती है, वेव की बेसिक फंडामेंटल फीचर है। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास में आ रहा है वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक कंप्लीट साइकिल वेव का होने पे वो कितना डिस्टेंस मीडियम पे ट्रैवल किया उसको हम कहते हैं क्या, वेवलेंथ। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस traveled by the wave in its one complete cycle in the medium is called wavelength, is called its wavelength, its wavelength। अब यहां पे जैसे अगर हम समझें तो सपोज कि हमने ये एक वेव बनाई, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई इसकी। अब इसने क्या किया कि यहां से लेके और यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रखी है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ। और यहां पे अभी अगली इसी की साइकिल फिर रिपीट होने वाली है। तो इस तरीके से हमारे पास में कंटिन्यूसली वेव प्रोपगेट होता है, और वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन वन कंप्लीट साइकिल, दैट फिक्सेस द वेवलेंथ। तो ये हमारा वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर। अब हम बात कर लेते हैं इसको हम ऑल्टरनेटिवली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा क्रेस्ट, और ये पॉइंट है हमारा ट्रफ। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव में हम बात करें तो दो सक्सेसिव कंप्रेशंस या दो सक्सेसिव रेफैक्शंस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव compressions or rarefactions is called wavelength. ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टर्म दैट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम अगर समझे, सेकेंड नंबर इज, लेट मी राइट, एम्पलीट्यूड
तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ एनी वेव। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड। अगर हम समझें तो जैसे हमारा ये वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है मीन पोजीशन से। इधर पे भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन नेक्स्ट साइड। तो इस तरीके से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side of wave from the mean position तो डिस्टेंस है तो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। एसआई यूनिट इज मीटर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है, दैट इज ओके स्टूडेंट्स। तो टाइम पीरियड बेसिकली वेव ने एक कंप्लीट साइकिल पे कितना टाइम लिया, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अब हमारे पास में अगर हम इसको वेवलेंथ की टर्म पे डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक कंप्लीट साइकिल पे वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ ट्रैवल करने पे उसने जितना टाइम लिया है, दैट इज टाइम पीरियड। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कैसे बोलेंगे, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट its one cycle is called its time period. इसका यूनिट है एसआई यूनिट सेकेंड। या फिर हम इसको और कैसे बोल सकते हैं कि टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस बाय द वेव इक्वल टू इट्स वेवलेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास में है, फोर्थ नंबर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी है क्या, एक सेकेंड पे कितनी साइकिल्स वेव की आ रही है मीडियम पे, वो कहलाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ अ वेव इन 1 सेकेंड टाइम पीरियड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ cycles or waves in a time period of 1 second is called frequency of the wave। अब यहां पे
टाइम पीरियड का इसका एसआई यूनिट अगर हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, उसके पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एन से या फिर एफ से या फिर न्यू से डिनोट करते हैं और ये इक्वल टू 1/इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है, 1/t होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, राइट। चलिए अब हमारे पास में नेक्स्ट टर्म है, दैट इज वेव वेलोसिटी। अब हमारा जो वेव है वो 1 सेकेंड टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मीडियम पे, दैट इज द वेव वेलोसिटी, राइट। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय propagating wave in the medium in 1 second is called its velocity, या अपन इसको बोल देते हैं इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ओके, तो वेव वेलोसिटी बेसिकली हम कैसे लिखेंगे, वेव वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय the wave upon time taken। अब देखिए यहां पे अगर हम इस वेव वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टाइम पीरियड 1 सेकेंड कर देते हैं, t ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस उस टाइम पीरियड पे वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट इज द वेवलेंथ। टाइम पीरियड को हमने क्या बोला था, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो 1 साइकिल पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक वेवलेंथ के बराबर। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। अब 1/टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास में अगला रिलेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो हम साउंड को दो सोर्सेस के साउंड को हम किन क्वालिटीज को देख के डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो क्वालिटीज ही उस वेव फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक कहलाएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम बेसिकली साउंड के उन फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी बेसिस पे दो सोर्सेस के साउंड को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फीचर आता है पिच। तो जो पिच है वो हमारा डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। तो हम अगर यहां पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को लिखें, द प्रॉपर्टीज और features on which we
differentiate the sound waves of two sources. ओके, तो अब हमें समझना चाहिए कि पिच क्या है। पिच बेसिकली वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा श्रिल साउंड है और कौन सा फ्लैट साउंड है, राइट? इट इज दैट फंडामेंटल characteristic of sound by which we differentiate between a shrill or a flat sound of same loudness. ओके, तो हमारे पास में पिच वो डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया है ऑफ टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस। उनकी लाउडनेस सेम हो सकती है, ये हमारा अगला फीचर है जो हम एनलिस्ट करेंगे सेकंड नंबर पे, लाउडनेस। तो अगर हमारे पास में लाउडनेस सेम है दो वॉइसेस की, दो साउंड्स की, तो भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको बेस्ड ऑन पिच कि कौन सा श्रिल वॉइस है, श्रिल साउंड है या कौन सा फ्लैट साउंड है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्लूट है, उस फ्लूट से जब वॉइस निकलती है तो उस पे जो होल्स होते हैं, उस होल्स को हम जब बंद करते हैं तो वहां पे जो एयर कॉलम है, उस एयर कॉलम की लेंथ को हम कम या ज्यादा कर रहे होते हैं और उसके बेसिस पे हमारे पास में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड वहां पे प्रोड्यूस होती है, राइट? आपने देखा होगा छोटे बच्चों का और जनरली फीमेल्स का जो वोकल कॉर्ड है वो शॉर्ट लेंथ का होता है, तो उसमें से जो वॉइस आती है वो वॉइस आती है क्या, स्ट्रिल वॉइस होती है। जबकि मेल का जो वोकल कॉर्ड है उसका लेंथ कंपैरेटिवली लंबा होता है और इस वजह से वहां से फ्लैट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसी तरीके से जो फ्लाइज हैं उनके विंग्स से जो साउंड क्रिएट होता है वो साउंड श्रिल होता है। हमारा जो लाउडनेस है स्टूडेंट्स, वो लाउडनेस रिलेटेड है किससे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड से। तो अगर साउंड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा लाउड होगा। तो हम यहां पे बेसिकली बात करेंगे किसकी, इंटेंसिटी की। तो इट इज दैट फीचर ऑफ साउंड which is based on intensity of sound. Two sounds of same pitch can be differentiated
based on their intensities. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम चिल्लाते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी वही है, पिच वही है, बट जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। और इसी तरीके से जब हम विस्पर करते हैं, फुसफुसाहट करते हैं, आवाज को धीरे से प्रोपगेट करते हैं, तो उधर पे पिच सेम है बट लाउडनेस चेंज हो रही है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट फीचर है साउंड का, दैट इज लाउडनेस, जिसके बेसिस पे हम दो साउंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। इसी सीक्वेंस पे अब हमें यह समझने की जरूरत है कि लाउडनेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो अभी हम समझते हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस। ओके, तो लाउडनेस को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड। सो फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड। तो अगर हमारे पास में साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो हमें इंटेंसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और वो हमें ज्यादा लाउड सुनाई देगा। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि मोर इज द एम्पलीट्यूड, मोर इज द इंटेंसिटी, and hence loudness is also high। अगला फैक्टर है जो साउंड को अफेक्ट करता है, साउंड की लाउडनेस को अफेक्ट करता है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर हमारा मीडियम मोर डेंस है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, तो उस पे क्या होगा, साउंड फास्टर और लाउडर सुनाई देगा। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि मोर इज द सिटी, हायर इज द इंटेंसिटी, एंड subsequently higher is the loudness। Now next is motion of the medium। अगला हमारा जो फैक्टर है वो है मोशन ऑफ मीडियम। तो अगर हमारा मीडियम जिस डायरेक्शन पे वेव प्रोपगेट हो रही है, साउंड ट्रेवल कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन पे मीडियम भी चल रहा है, उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन पे है, तो हमें जो साउंड की इंटेंसिटी है वो बढ़ी हुई अपीयर होगी और साउंड लाउडर सुनाई देगा। और अगर उल्टे चल रही है तो हमें सब्सिक्वेंटली लाउडनेस कम सुनाई देगी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, द direction of motion of medium along the
propagation of sound increases the intensity or loudness of sound. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम अगर along the propagation of sound wave है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इंटेंसिटी या लाउडनेस ऑफ साउंड. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस and that is the distance from source. Distance from source. अब हम अगर लिसनर या रिसीवर या हमारे ईयर अगर सोर्स से ज्यादा पास में है तो हमें साउंड ज्यादा लाउड सुनाई देगा, और अगर हमारा जो रिसीवर है या हमारे जो ईयर है वो अगर सोर्स से डिस्टेंट पोजीशन पे होंगे तो हमें लाउडनेस कम सुनाई देगी. तो हम क्या बोलते हैं इसमें, लेस डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स and listener increases loudness, increases the loudness of sound. नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास में वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया ऑफ सोर्स. वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया ऑफ सोर्स. अब जैसा ड्रम है तो उस ड्रम में अगर छोटा ड्रम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो उसमें से जो लाउडनेस आएगी वो कम आएगी. वहीं पे अगर सरफेस एरिया बड़ा ले लिया, बड़ा ड्रम ले लिया, तो हमारे पास में वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा लाउड होगा. तो हम यहां पे क्या लिखते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया creates louder sound. ओके, अब हमारे पास में अगर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, तो भी वो लाउडनेस को इंक्रीज कर देते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड. तो रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड में हम क्या बताएंगे कि अगर ओपन एरिया है, जैसे ग्राउंड पे खड़े होके जब आप बोलते हैं तो वहां पे आपको लाउडनेस आपके साउंड की कम सुनाई देती है. लेकिन वही चीज अगर आप एक खाली कमरे पे बोलते हैं सेम पिच के साथ में, तो उस कंडीशन पे आपको क्या सुनाई देता है, अपनी आवाज ज्यादा लाउड सुनाई देती है. तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर्स increase the loudness of sound. Okay students, before moving for the third and last factor
लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इज द क्वालिटी। हम यहां पे उस लाउडनेस, पहले हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक था सेकंड नंबर का लाउडनेस, उस पे हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि उसका जो एसआई यूनिट होता है लाउडनेस का, दैट इज डेसिबल। और ह्यूमन ईयर्स के लिए जो हार्मफुल लाउडनेस है वो मोर देन 130 या 130 डीबी है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। डीबी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और 130 डीबी से ऊपर का जो लाउडनेस है वो हार्मफुल है ह्यूमन ईयर्स के लिए। ओके, अब हम क्वालिटी की बात करते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे हम दो साउंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हमारे पास में दो साउंड सेम पिच सेम लाउडनेस के हैं तब भी हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन थर्ड फीचर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द क्वालिटी। तो हम अगर इसको डिफाइन करें तो क्या बोले, इट इज दैट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक of two sound waves of same pitch having same loudness which enable us to differentiate them। ओके, तो अब जैसा कि हमें मालूम है कि अगर दो साउंड वेव सेम पिच की हैं, सेम लाउडनेस है, तो भी उस पे जो शेप होगा वेव का, जो वेव फॉर्म होगा, वो वेव फॉर्म डिफर कर रहा होगा। और उस वेव फॉर्म को देख के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो जो साउंड है वो गिटार का है, वो तबला का है, या फिर वो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का है। जैसे कि आप अगर कोई आपका परिचित जिसकी आवाज आपने पहले कभी सुनी होगी, उसकी आवाज अगर आप दूर से भी उसको देख नहीं पा रहे हैं, बट समहाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपने अगर उसकी आवाज को, उसकी साउंड को आपके कानों ने सुना, रिसीव किया, तो आप वहां पे उस पर्सन की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज वॉइस। तो इस तरीके से हमारे पास में क्वालिटी जो है वो क्या है, वेव फॉर्म का फंक्शन है। It is related to the waveform or shape of sound waves।